गुड मॉर्निंग। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध उसके कारणों के बारे में बात की थी और आज हम उसी युद्ध के बारे में आगे बात करेंगे। नवंबर 1845 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने लुधियाना के निकटवर्ती 2 गांवों पर अचानक अधिकार कर लिया। ये दोनों ही गांव सिख राज्य के अधिकार में थे। अंग्रेज़ों ने इन गांवों पर अधिकार करते समय यह तर्क दिया कि इन गांवों में ब्रिटिश सरकार जो है उसके अपराधी छिपे हुए हैं और उनको पकड़ने के लिए ये सैनिक कार्रवाई ज़रूरी थी। अंग्रेज़ सेना जो थी उनकी इन गतिविधियों ने सिख सेना को बहुत अधिक उद्वेलित कर दिया। सिखों और अंग्रेज़ों के मध्य पहली टक्कर 18 दिसंबर 1845 ईस्वी के दिन फिरोजपुर के निकट मुदगी नामक स्थान पर हुई। सिख सेना जो थी इसको पीछे हटना पड़ा, परंतु उन्होंने अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और अंग्रेज़ों को भी मालूम हो गया कि रणजीत सिंह जिस प्रशिक्षित सेना को छोड़ गया है उसे पराजित करना आसान काम नहीं है। दूसरा जो इनकी जो टक्कर हुई वह थी 21 दिसंबर को फिरोज शाह नामक स्थान पर ये दूसरा युद्ध लड़ा गया। सिखों ने अंग्रेज़ों के आक्रमण को विफल बना दिया। उनके तोपखाने ने अंग्रेज़ जो थे इनके हौसले पस्त कर दिए और अंग्रेज़ों को अपनी पराजय का पूरा विश्वास हो गया। लेकिन लाल सिंह ने सिख सेना को लाभ नहीं उठाने दिया। पीछे हटती हुई अंग्रेज़ सेना का पीछा करने के स्थान पर लाल सिंह सेना सहित युद्ध मैदान से वापस लौट गया। इस प्रकार जीता हुआ युद्ध पराजय में बदल गया। फिर भी 21 जनवरी 1846 ईस्वी को दोनों पक्षों के मध्य अलीवाल बुधवाल नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज़ों की पराजय हुई। तेज सिंह जो है इसने अवसर का लाभ नहीं उठाया और सिख सेना को पीछे हटा लिया। 10 फरवरी 1846 ईस्वी को सोबराय नामक स्थान पर अंतिम युद्ध लड़ा गया जिसमें कि सिख सेना जो थी इसकी पराजय हुई। इससे अंग्रेजी सेना का सम्मान भी बच गया। फरवरी को अंग्रेजी सेना ने सतलज को पार किया और लाहौर पर उसका कब्जा हो गया। सिखों को विवश होकर संधि करनी पड़ी। लाहौर की जो ये संधि थी ये 1846 ईस्वी में हुई। 9 मार्च 1846 ईस्वी को दोनों जो शक्तियाँ थीं इनके मध्य जो लाहौर की संधि हुई थी उसमें कई बातें तय की गई थी और इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए महाराजा दलीप सिंह को गवर्नर जनरल के शिविर में लाया गया और इसकी जो मुख्य बातें थी वो इस प्रकार थी कि पंजाब के सिख राज्य ने सतलज नदी के दक्षिणी प्रदेशों पर से अपना अधिकार त्याग दिया और वे प्रदेश कंपनी के सुपुर्द कर दिए गए। सतलज और व्यास नदी के बीच का जालंधर, दोआब तथा इसमें स्थित सभी किलों पर से महाराजा दलीप सिंह ने अपना अधिकार हटा लिया और इस पर कंपनी का अधिकार स्वीकार कर लिया। पंजाब राज्य पर 1.5 करोड़ रुपए युद्ध का हर्जाना थोप दिया गया। पंजाब राज्य ने 50 लाख रुपए चुकाने का आश्वासन दिया और 1 करोड़ के बदले में हजारा और कश्मीर के प्रदेश कंपनी को सौंप दिए। सिख सेना की संख्या निश्चित कर दी गई। युद्ध के दौरान सिखों ने कंपनी की जो तोपें छीन ली थी उन्हें वापस लौटा दिया गया। पंजाब के तोपखानों को भी सीमित कर दिया गया। दलीप सिंह को पंजाब का महाराजा, रानी जिंदन को उसकी संरक्षिका और लाल सिंह को उसका वजीर स्वीकार किया गया।
पंजाब राज्य ने कंपनी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी यूरोपियन अथवा अमेरिकन को अपनी सेवा में न रखने का वचन दिया। कंपनी की सेना को स्वतंत्रतापूर्वक पंजाब के एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने की स्वीकृति दी गई। पंजाब दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त करने की बात मान ली गई। सर हेनरी लॉरेंस को इस पद पर नियुक्त किया गया। कंपनी ने पंजाब के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। फिर अक्टूबर 1846 ईस्वी में कंपनी ने कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्र को डोगरा सरदार गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया। इस प्रकार विश्वासघाती गुलाब सिंह को उसकी सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया और उसे एक विशाल प्रदेश का शासक बना दिया गया। इससे वजीर लाल सिंह को ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और उसने कश्मीर के गवर्नर इमामुद्दीन को गुलाब सिंह के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। कंपनी ने अपनी सेना भेजकर जो इमामुद्दीन थे उसके विद्रोह को कुचल दिया और जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये जो विद्रोह हुआ था इसको भड़काने में लाल सिंह का हाथ था, तो कंपनी ने उसे वजीर पद से हटा दिया। इस घटना से सिख सरदार जो थे इन्होंने सोचा कि यदि अंग्रेज पंजाब से हट गए तो पंजाब में पुनः अराजकता पैदा हो जाएगी। इसी वजह से 15 दिसंबर 1846 ईस्वी को एक आम दरबार में सिखों ने यह तय किया कि महाराजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक शासन की जो सत्ता है उसके जितने भी अधिकार हैं वे सब किसी अंग्रेज एजेंट को सौंप दिए जाएं। और फिर कंपनी से प्रार्थना की गई कि वह लाहौर की जो संधि की गई थी उसमें पर्याप्त संशोधन करे। और सिख सरदारों के अनुरोध पर ही 30 दिसंबर 1846 ईस्वी को पंजाब राज्य तथा कंपनी के मध्य नई संधि संपन्न हुई, जिसे भैरोवल की संधि कहा जाता है और कुछ विद्वान इसे लाहौर की द्वितीय संधि के नाम से भी पुकारते हैं। इसकी मुख्य जो शर्तें थी वो इस प्रकार से थी। महाराजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक पंजाब राज्य का शासन एक परिषद को सौंपना तय किया गया। अंग्रेज रेजिडेंट को परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसे परिषद के 8 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया। रानी जिंदन को प्रशासन से बिल्कुल वंचित कर दिया गया। कंपनी की सेना को पंजाब में रखने का फैसला किया गया और इसके लिए पंजाब राज्य ने 22 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना तय किया। अब बात की जाए कि ये जो भैरोवल की संधि हुई थी इसके क्या परिणाम निकले। तो इस संधि के फलस्वरूप लाहौर की संधि के अनुसार जब संधि की गई थी तो उसके अनुसार सिख राज्य की लगभग 2/3 भूमि उसके अधिकार से निकल गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपनी आय का बहुत बड़ा साधन और आबादी का हिस्सा खो देना पड़ा। और अभी हम बात करेंगे लाहौर की संधि की ही, तो इसके जो परिणाम निकला, दूसरा जो एक परिणाम हम कह सकते हैं वह था कि अंग्रेज़ों ने जम्मू और कश्मीर में एक पृथक डोगरा राज्य स्थापित करके रणजीत सिंह के विशाल राज्य को छिन्न भिन्न करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तीसरा, रणजीत सिंह के द्वारा निर्मित विशाल सिख सेना को अत्यधिक सीमित करके उसे कमज़ोर बना दिया गया। चौथा,
लाहौर दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति करके पंजाब राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता को भी सीमित कर दिया। भैरोवल की जो संधि हुई थी उसने इस सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। पंजाब की वास्तविक सत्ता जो थी वो अब अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई। पंजाब अंग्रेजी सेना के नियंत्रण में आ गया। पंजाब में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व भी अब अंग्रेजी सेना ने ले लिया। वस्तुतः भैरोवल की जो संधि थी इससे पंजाब का सैनिक और असैनिक शासन कंपनी के हाथ में आ गया।